कांग्रेस जब 2014 में सत्ता से बाहर हुई थी तब उस टाइम पर घोटाला, करप्शन, अपराध ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसी के बीच में नैरेटिव भी चलाया जा रहा था कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं, वो प्रधानमंत्री बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यहाँ तक कि स्टार्टिंग के 10 सालों में बीजेपी कांग्रेस को सीरियस ही नहीं लिया करती थी, क्योंकि उन्हें पता हुआ करता था कि वो चुनाव काफी इजीली जीत जाएंगे। मैं दिल्ली से हूँ, आने वाले 25 साल तक मोदी जी रहेंगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी। उस टाइम पे कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं हुआ करता था कि वो चुनाव के टाइम पे बीजेपी को टारगेट कर पाए। लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि 2029 के इलेक्शन में राहुल गांधी बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और बीजेपी को सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। जिस राहुल गांधी को राजनीति से खारिज कर दिया गया था, उन्हें पप्पू कहा जा रहा था, आज उसी राहुल गांधी को लोग अपना मसीहा मान रहे हैं। 2024 से 2026 के बीच में आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो पार्टी स्टार्टिंग के 10 सालों में राहुल गांधी को सीरियस ही नहीं लिया करती थी, आज उसी बीजेपी का सबसे बड़ा सरदर्द राहुल गांधी बन चुके हैं। बट अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या सचमुच में राहुल गांधी 2029 के इलेक्शन में इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर से बीजेपी कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान खेलेगी जिसकी वजह से राहुल गांधी को फिर से एक बार 5 सालों के लिए सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। आइए जानते हैं, कैन राहुल गांधी रियली बिकॉज इंडिया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। देखो, शुरुआत होती है 2014 के इलेक्शन से, जब पहली बार बीजेपी कांग्रेस को बुरी तरीके से हराकर सत्ता में आती है। उस टाइम पर लोग कांग्रेस से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते थे। करप्शन, भ्रष्टाचार, अपराध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार किया क्या जाए। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 2011 में एक ऐसी बिल लेके आती है जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दुख हो जाता है। उस बिल का नाम होता है PCTB बिल। इस बिल का साफ मतलब था कि अगर कहीं पर हिंदू या मुस्लिम का दंगा होता है तो उसमें दोषी हमेशा हिंदू ही पाया जाएगा, चाहे उस दंगे को किसी मुस्लिम ने ही क्यों ना कराया हो। लेकिन उस बिल के हिसाब से दोषी हमेशा हिंदू ही रहेगा, जेल भी जाएगा और जमानत भी नहीं होगी। लेकिन उस टाइम पर बीजेपी उस बिल को पार्लियामेंट में पास नहीं होने देती है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी। क्योंकि उस टाइम पर गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और वहां के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। अब जहां पर पूरे देश में घोटाला, भ्रष्टाचार, अपराध अपने चरम पर पहुंच गया था, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में मोदी जी अपने नेतृत्व में किए गए काम से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते जा रहे थे, हिंदुओं का मुद्दा उठा रहे थे। और सबसे बड़ा काम तो उन्होंने तब कर दिया था जब इलेक्शन से पहले उन्होंने ये वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आ जाती है तो वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा देंगे। इस वादे से सारी हिंदू कम्युनिटी एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को वोट करती है। और जब इतना सारा मुद्दा लेकर भाजपा 2014 के इलेक्शन में उतरती है तो वो पहली बार कांग्रेस को 332 सीटों से हराती है। भाजपा की यह जीत एक ऐतिहासिक जीत थी और कांग्रेस की यह हार सबसे बड़ी हार थी, जो कि पूरे देश में केवल 44 सीटों पर ही सिमट जाती है। भाजपा जब सरकार में आती है तो अपने किए गए वादे को पूरा करती है, राम मंदिर का निर्माण करवाती है और आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर देती है। अब जहां पे भाजपा अपने किए गए काम से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पे पप्पू के नाम से ट्रेंड हो रहे थे। पप्पू जी सुनिए, पप्पू जी सुनिए। लोग उन्हें सीरियस लेना ही छोड़ चुके थे, जिसका असर फिर से एक बार 2019 के इलेक्शन में साफ साफ दिखाई पड़ता है। 2019 का इलेक्शन जब फिर से एक बार होता है तो उसमें बीजेपी फिर से एक बार बहुमत जीत हासिल करती है, 303 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना देती है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस फिर से एक बार 52 सीटों पर ही सिमट जाती है, जबकि उस बार कांग्रेस के पास कुछ अहम मुद्दे थे। अगर कांग्रेस के पास कोई अच्छा नेता होता तो उस बार के चुनाव में कुछ उलटफेर जरूर करता। लेकिन कांग्रेस के पास राहुल गांधी थे और राहुल गांधी उस टाइम चुनाव को ज्यादा सीरियस ही नहीं लिया करते थे, जिसका असर साफ साफ 2019 के इलेक्शन में दिखाई पड़ जाता है। जबकि चुनाव से पहले ही भारत पर पुलवामा हमला हुआ था, उरी हमला हुआ था, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था और ऐसे कई सारे हमले उन 5 सालों में हुए थे, जो कि एक विपक्ष के लिए काफी अहम मुद्दा बन जाता है। लेकिन उस टाइम पर राहुल गांधी के ऊपर सोशल मीडिया पे कई तरह के मीम्स बन रहे थे, लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे। और सबसे खास बात उन सब में यह भी थी कि जितने भी हमले भारत पर किए गए थे, उन सभी हमलों का जवाब मोदी सरकार ने उन आतंकवादियों को दिया था और साथ में जितनी भी हिंदू कम्युनिटी थी उन सभी का वोट अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन जब 2019 का भी चुनाव कांग्रेस बुरी तरीके से हार जाती है, तब उन्हें समझ में आता है कि चुनाव तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं जीत मिलेगा, इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए। इसीलिए 2024 के चुनाव से पहले एक राहुल गांधी एक मास्टर प्लान चलते हैं और चुनाव से पहले ही वो 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जिसमें वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख को देखते हैं और उनकी प्रॉब्लमों को उठाते हैं और
और साथ में अपने इस यात्रा को भी पूरी करते हैं। राहुल गांधी का ये प्लान 2024 के इलेक्शन में काफी बड़ा असर डालता है। इस बार की सिचुएशन भी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। देश के युवा बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज थे। अग्निवीर और पेपर लीक को लेकर युवाओं के बीच में काफी भारी गुस्सा था और इसका फायदा कांग्रेस को हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में मिलता भी है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के चुनाव में एक नारा देती है, अब की बार 400 पार, और उसी नारे को कांग्रेस अपना हथियार बनाकर लोगों के बीच में इस तरीके से फैलाती है कि अगर इस बार बीजेपी 400 पार कर जाती है तो संविधान ही खत्म हो जाएगा, और एक नारा देती है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को सुनकर अधिकांश हिंदू वोटर वो राहुल गांधी की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस 2024 इलेक्शन के लिए कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन भी करती है, जैसे कि अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन सभी पार्टियों के साथ गठबंधन करके 2024 इलेक्शन के लिए काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और उसके बाद जब 2024 का इलेक्शन होता है तो उसमें सारा गेम ही पलट चुका था। जो बीजेपी लगातार 2 बार से बहुमत जीत हासिल कर रही थी, वही बीजेपी इस बार के चुनाव में सिर्फ 240 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाती है। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस सबको हैरान करते हुए 99 सीट पर जीत हासिल करती है और गठबंधन के साथ में 234 सीटों पर पहुंच जाती है। अब बीजेपी यहां पर अकेले सरकार तो बना नहीं सकती थी, इसीलिए वो एनडीए के साथ गठबंधन करती है और कई सारी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ में जोड़कर 292 सीटों तक पहुंचकर अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन जो बीजेपी पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस को बिल्कुल ही सीरियस ही नहीं लिया करती थी, वही कांग्रेस इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए सरदर्द बन चुकी थी। भले ही बीजेपी ने इस बार के चुनाव में गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन उन्हें इतना पता चल गया था कि राहुल गांधी आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2029 के इलेक्शन के बारे में। देखो, जब 2014 में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी, तब उनके पास कांग्रेस के खिलाफ कई सारे ऐसे मुद्दे थे, जैसे कि महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जिसकी वजह से जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उन्हें कोई एक ऐसा चेहरा भी चाहिए था जो उनकी इस परेशानियों को दूर कर सके। इसीलिए उन्होंने उस टाइम पर बीजेपी सरकार को चुना। लेकिन अब बीजेपी उसी सिचुएशन में खुद ही फंस चुकी है। जिन हिंदुओं को वोट बीजेपी को एक तरफा जाया करता था, अब वही हिंदू 2 भागों में बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पीसीटीबी बिल लागू करने के चक्कर में सरकार गंवा देती है, उसी तरीके से भाजपा भी एसटी/एसटी को खुश करने के चक्कर में यूजीसी जैसा काला कानून लाना चाहती थी, जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चों को जन्मजात से ही दोषी ठहराया जा रहा था। जो सामान्य वर्ग बीजेपी को भर भर के वोट दिया करता था, वही सामान्य वर्ग आज बीजेपी से नफरत करने लगा है। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम वोटर, दलित, पिछड़े वोटर को अपनी तरफ खींच चुकी है। युवा बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। जो सिचुएशन 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ हुआ करता था, उसी सिचुएशन में इस टाइम पर बीजेपी फंस चुकी है। राहुल गांधी अब सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनकी बातें संसद और लोग काफी ध्यान से सुनते हैं। दूसरी प्रॉब्लम बीजेपी के पास यह भी है कि अगर 2029 का चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी के बाद बीजेपी की तरफ से अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो कि अभी पूरी तरीके से कंफर्म भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पूरी तरीके से कंफर्म है। 2014 में 44 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 पर रोक सकती है, तो 2029 का मुकाबला आर पार का मुकाबला होगा। और ये बात काफी हद तक सही भी है कि जनता इस टाइम पर राहुल गांधी को काफी ज्यादा पसंद भी कर रही है और उन्हें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना भी चाहती है। तो इस टाइम पर बीजेपी चारों तरफ से फंस चुकी है और देश की युवा बीजेपी से नफरत करने लगे हैं। और वो नफरत नीट एग्जाम के लीक होने पर सीजीपी प्रोटेस्ट में साफ साफ दिखाई भी पड़ा, जिसमें देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये बात तो पूरी तरीके से कंफर्म है कि 2029 का इलेक्शन एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये आर पार का इलेक्शन होगा और इसमें कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन इसमें आप लोगों को क्या लगता है, क्या राहुल गांधी सचमुच में 2029 का इलेक्शन जीतकर देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर बीजेपी फिर से कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेगी? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज करके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।